नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 1 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और द्वितीय शिफ्ट की भी एग्जाम जो है समाप्त हो चुकी है। तो सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता कुमारी का जिन्होंने ये पूरा प्रश्न दिया है। और यहाँ पे जो है 3 आदमी से मिलकर हमने ये पूरे प्रश्न को जो है इकट्ठा किए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल कौन है? दोस्तों वर्तमान में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल जो हैं ये तमिलसाई सौंदरराजन है। और मैंने प्रथम शिफ्ट में चर्चा ही किया था कि आपको जो है एक मैं कंप्लीट वीडियो बना के दे दिया हूँ वर्तमान में कौन क्या है, आपको देख लेना है। क्योंकि अब क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, ओलंपिक खत्म हो गए, ये सब से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो अब जो क्वेश्चन है यहाँ से जरूर आएगी, तो आप देख लीजिएगा। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी है। और राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। और विश्वभूषण हरिश्चंद्रन के बारे में आपको याद रखना है कि कलिंग सम्मान जो उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है, इन्हें ही दिया गया था लेटेस्ट वाली। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजय है। और राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन है। और राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत है। तो साउथ के जो भी राज्यपाल और सीएम है आपको जरूर देख के जाना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जैसा कि पहले भी मिलता था। और दोस्तों आपको पता है मैं एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, भले वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। एक प्रश्न पूछा गया था, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? परसों वाली पीडीएफ में आपको मिल जाएगा जहां मैं पांचों दिल्ली सल्तनत के वंश के बारे में जिक्र किया था। ठीक है। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। ऐबक के द्वारा स्टार्ट होती है, लेकिन एक ऐबक की जो मृत्यु है 1210 ईस्वी में हो जाता है। घोड़ा से गिरकर मृत्यु होती है चौगान खेलते समय, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए बोलना जरूरी है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कब किए थे? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है, ये भी पूछ दिया गया, यानी लाखों के दान देने वाले कहे जाते थे। इसके बाद गुलाम वंश पर जो है इल्तुतमिश कब बैठे? तो इसके जो है तीसरे शासक हुए गुलाम वंश के। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बैठा था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश पे जो है शासक बने और गद्दी पे बैठे। उसके बाद इक्ता प्रथा इन्होंने ही चलाया था। इक्ता प्रथा, इक्ता बंदोबस्त जो है इन्होंने ही चलाया था। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये भारत की प्रथम महिला शासिका हुई, ये तो फेमस है। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स थे। ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर्स थे, ये भी पूछा जाता है। और गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। क्या? ममलूक वंश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी मेंस में पूछ दिया गया ममलूक वंश के संस्थापक कौन थे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए। तो ममलूक वंश भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश थे और ये कब तक शासन करते हैं? 1206 से 1290। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम किए, खिलजी किए, तुगलक किए, सैयद किए और लोदी किए। लोदी वंश के बाद जो है बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना किया गया था भारत में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों में सबसे अधिक दिन तक कौन शासन किए, तो आपका आंसर होगा तुगलक वंश। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि अनुच्छेद 243 एक किससे संबंधित है? इससे पहले वाले में बताया था ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 243 सिर्फ 243 अनुच्छेद नहीं है, इसके बहुत सारे पार्ट है, ब्रांचेस है जो ओ तक फैला हुआ है। तो ये सभी जो है किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके बाद थोड़ा सा और मसाला लीजिए। अब हर बार मैं ग्राम पंचायत मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार का मसाला जरूर देता हूं, क्योंकि हर शिफ्ट एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं गया जहां क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो अनुच्छेद 40 भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति से इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। और इसके बाद आपका अशोक मेहता समिति, एमएल सिंघवी समिति, ये सब जो है आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके बाद भाग 9 और 11वीं अनुसूची, ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची में पूछा जाता है कितने भागों को रखा गया है, मतलब कितने मद को शामिल किया गया है, कितने विषय शामिल है? तो 29 विषय शामिल है। 73वां संविधान संशोधन 1992, ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। और ये किस दिन हुआ था? तो 24 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती व्यवस्था का जो हेड क्वार्टर है ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, इरडा का मुख्यालय है, इरडाई। ये आपसे पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। ये बीमा क्षेत्र में कार्य करता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये भी हैदराबाद में है। चार मीनार हैदराबाद में है, तो आपको ये बात में ध्यान रखना है। ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे? ये भी आ जाता है, तो मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, चलते हैं आगे। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन शहर भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, हालांकि ये काफी कॉमन सा बात है। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 21 वर्ष है। और जो पंचायत का कार्यकाल होता है कितने समय का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि आईआईटी बेंगलुरु ने
कौन सी सुपर कंप्यूटर का निर्माण कराया या स्थापित किया, इस प्रकार का प्रश्न आया था आईआईटी बेंगलुरु को रिगार्ड करके। तो यहाँ पर जो है इंडिया में गिने चुने आईआईटी हैं जो सुपर कंप्यूटर का लगवाया है। एक रुड़की है, एक बेंगलोर है और एक गांधीनगर है। तो यहाँ पे बेंगलोर को आज पूछा गया था और कल के दिन में जो आईआईटी रुड़की का पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है गांधीनगर वाला भी देख लीजिएगा। तो आईआईटी बेंगलोर जो है ये परम परवेग जो है कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नाम है, तो ये स्थापित करवाया था। ये अभी जो है इंडिया का सबसे तेज कंप्यूटर भी है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। बात करें इंडिया के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000 था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो सैमुअल क्रे को कहा जाता है। और वैसे कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दोनों में फर्क है, एक तो कंप्यूटर है और एक सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर का पिता जो है सैमुअल क्रे है और कंप्यूटर का पिता है चार्ल्स बेबेज। उसके बाद अगर भारतीय स्तर पर आपको पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर का पिता कौन है, तो विजय भटकर साहब हैं। उसके बाद भारत में सुपर कंप्यूटर के जो कंपनी है, कौन कंपनी देखरेख करती है, तो सीडैक करती है। कहाँ स्थित है, तो पुणे में स्थित है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर हो ही गया परम 8000, और ये बेंगलोर वाला कौन सा हो गया, परम परवेग। ठीक है, और ये परम गंगा की भी नाम आती है, परम गंगा रुड़की में लगा हुआ है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है आपसे पूछा जा सकता है, तो चौथा और पांचवा पीढ़ी जो है कंबाइंड रूप से चलाया जा रहा है। अब यहाँ से स्टैटिक्स फॉर्म में प्रश्न आता है कि फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में किस चीज का यूज हुआ था कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो फर्स्ट में जो है वैक्यूम का मतलब उपयोग हुआ था, निर्वात जिसे बोलते हैं। सेकेंड में ट्रांजिस्टर का आविष्कार मतलब उपयोग हुआ था। थर्ड में जो है ऐसी चिप का आविष्कार मतलब उपयोग हुआ था, माफ कीजिएगा। चतुर्थ में जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ था। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि आईसी चिप किस चीज की बनती है, तो सिलिकॉन की बनती है। आईसी चिप के खोजकर्ता कौन थे, तो जैक किल्वी थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, ये भी पूछा जाता है, तो ये बेंगलोर में है। ठीक है, चलते हैं टोटल विश्लेषण में जो है इसी प्रकार पढ़ाया जाता है दोस्तों, और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। भारत के सबसे ऊंचे गुरुत्व बांध कौन सा है पूछा गया, तो भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पर है, ये भारत के सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। और सबसे ऊंचाई में कितना स्थान है इसका, तो सेकंड है। सबसे ऊंचा बांध कहा जाएगा वैसे ही बिना गुरुत्व का, तो ये टिहरी बांध है। ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और ये किस नदी पे है, भागीरथी और भिलांगना के संगम पे बना है। तो आपको जैसा प्रश्न वैसा आंसर। यहाँ पे भारत के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध पूछा गया था, ग्रेविटी वाला, तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा, जो भारत के सेकेंड हाईएस्ट बांध भी है। और सबसे ज्यादा हाई वाला बांध कौन सा है, टिहरी बांध। कहाँ स्थित है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे, उत्तराखंड राज्य में। और किस देश के सहयोग से लगाया गया था, तो रूस के सहयोग से लगाया गया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध परियोजना जो भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है, ये महानदी पर उड़ीसा में है। और महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ से निकलती है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो और एक बात, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में बता दूं कि भारत के जो संविधान है उसमें जो है 10 देशों के संविधान से ना कुछ लिया गया है। जैसे संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, ये सब जो है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये सब में सब 10 देश है, संघ कनाडा से लिया गया। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगर ऑप्शन में बहुत सारे देश का नाम हो लेकिन एक ऑप्शन हो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान के योगदान में, तो आपको जो है संविधान के योगदान में सबसे अधिक योगदान इसी का है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो इसीलिए मैं क्लियर कर दिया। चलते हैं आगे। एक नृत्य पूछा गया था, सरहुल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित, तो झारखंड से। कॉमन सा प्रश्न है, झारखंड से पूछा गया था सरहुल लोक नृत्य। बिहार से क्या हो जाएगा, वहीं के बिहार इसी के बगल में है ना, तो हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में बिहार से पूछे। तो सामा चकेवा, जट जटिन, झिझिया, बिरहा, ये सब जो है बिहार के जो है परम मतलब मुख्य नृत्य है। इसके बाद कथकली, मार्मोकली केरल के हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के हैं, ओडिसी, गोटीपुआ, घुमरा ये सब उड़ीसा के हैं, गनगौर, कठपुतली, घूमर, ये कलबेलिया ये सब राजस्थान का है, बिहू, सतरिया ये सब असम का है, जात्रा एक हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कत्थक आता है, तो कत्थक उत्तर भारत का है, ठीक है। एक बैंक से प्रश्न पूछा गया था, केनरा बैंक किस प्रकार के बैंक है। दोस्तों भारत में 2 प्रकार की बैंक होती है। एक तो होती है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, जिसमें आम आदमी मतलब इसका मालिक जो होता है सरकार होता है, मतलब सरकारी बैंक रहते हैं, इसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं। एक होते हैं निजी क्षेत्र के बैंक, यदि आपके पास 200 करोड़ से ज्यादा का पूंजी है तो आप भी बैंक खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है केनरा बैंक, ठीक है ये। और इसके बाद बैंकों में जो अधिकांश बैंक का तो विलय हो गया भारत में। सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है आपसे, तो 1969 में हुआ था। 19 जुलाई 1969 को हुआ था इंदिरा गांधी के समय। और इस समय जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर द्वितीय समय जो है 1980 में राष्ट्रीयकरण कराया गया। इस बार जो है 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया गया, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बैंक का विलय हो गया, 2019 में हुआ था।
तो यहाँ पर 12 बैंक ही शेष बचे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के। आपको ये बात ध्यान रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक बचे हैं, तो 12 बैंक बचे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और दूसरा स्थान आ जाता है पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का, क्योंकि इसमें जो है दो बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक जो है का विलय हो गया, तो इसके लिए ये सबसे बड़ा हो गया, दूसरा सबसे बड़ा। और तीसरा स्थान है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, 12 बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में होती है। क्यों? क्योंकि पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम कब पड़ा, तो 1955 में। पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1921 में होती थी। और इससे पहले 3 बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ मुंबई। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि अल्फ्रेड पार्क उत्तर प्रदेश में किसकी हत्या होती है? चंद्रशेखर आजाद साहब की जो है धोखे से वहां पे बुला के हत्या जो है, गोली खुद को मारते हैं, लेकिन जो है ये हत्या ही कहा जाएगा। तो अल्फ्रेड नोबल पार्क में जो चंद्रशेखर आजाद की हत्या होती है। एक प्रश्न आया था भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। उसके बाद भारत और नेपाल के बीच बात करेगा तो सूर्य किरण हो जाएगा। हैंड इन हैंड बात करेगा तो चाइना हो जाएगा। हालांकि ये अभी क्लोज चल रहा है, क्योंकि चाइना से आए दिन हमारा मनमुटाव चलता रहता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा है? समुद्र शक्ति है। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा है? गरुड़ है, वरुण है और एक शक्ति भी है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच जो है गरुड़ है खाली, वरुण है खाली और शक्ति है। और समुद्र शक्ति देख लीजिए तो इंडोनेशिया से है, गरुड़ शक्ति भी इंडोनेशिया से है। तो दोनों अटैच रहेगा तो इंडोनेशिया, अलग अलग रहेगा तो फ्रांस से। याद करने का तरीका। उसके बाद भारत और उज्बेकिस्तान, ये दुस्तलीक है, ये अभी मई में हुआ था, ये लेटेस्ट वाला है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि केसर की खेती जम्मू कश्मीर के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो किश्तवाड़ जिले में जो है केसर की खेती सबसे अधिक होती है जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ वन्य जीव अभयारण्य भी है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप जानते ही होंगे। लेवेंडर की खेती जम्मू कश्मीर में ही होती है। लेवेंडर की खेती जानते हैं लेवेंडर क्या होता है? इससे जो है बैगनी क्रांति जुड़ी हुई है। ये एक इत्र वाला जो है फूल जैसा होता है, नीला कलर का। हमारी अधूरी कहानी पिक्चर में एक बार दिखाया गया है इसको, ठीक है। अफीम की खेती बोल के इसे भी दिखाया गया है। एक प्रश्न, एक थोड़ा सा और लिख लीजिए। हेमिस नेशनल पार्क भारत की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद लोसार त्योहार ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। श्योक घाटी, नुब्रा घाटी ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर से आपको इतना ध्यान रखना है। साथ ही साथ जितने भी सांप पर आधारित झील का नाग है, नाग झील, नागिन झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, ये सब जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। साथ ही बुलर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। पीर पंजाल रेंज ये सब जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, पूछा गया था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह का कहा जाता है। यही नादिर शाह जो है तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा लेके चंपत हो गए थे। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त शासकों में जो है ये मतलब बीना बजाते नजर आए हैं इनके सिक्के पे, ठीक है। एक प्रश्न आया था ओलंपिक से, लवलीना बोरगोहेन से संबंधित एक प्रश्न आया था रिलेट करके, ओलंपिक को रिलेट करके। तो आई होप कि यही प्रश्न होगा कि कौन से पदक जीते या फिर कौन से खेल से संबंधित है। तो हो सकता है तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। ओरिजिनल प्रश्न हमें जरूर पोस्ट कीजिएगा लवलीना बोरगोहेन वाली। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने कांस्य पदक जीता जो 2021 में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते भारत, जिसमें एक स्वर्ण नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया और 2 रजत में से जो है एक मीराबाई चानू और एक जो है रवि दहिया के द्वारा जीता गया था। तो कल परसों के शिफ्ट में पूछा गया था कि रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता। तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जो कम है ना वो आप अच्छे से कर लीजिए। तो याद करने में क्या है, एक नीरज चोपड़ा है जो स्वर्ण एकमात्र है, रवि दहिया और मीराबाई चानू दोनों रजत हो गए, और 2 ब्रॉन्ज में तो एक तो ये लवलीना बोरगोहेन है, एक जो है आपका हॉकी टीम के जो है पुलिस वाला हॉकी टीम है। तो इससे याद रखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 जो बर्मिंघम में इंग्लैंड में हुआ, इसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखें। कौन सा स्थान पे रहा? चतुर्थ स्थान पे। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब होती है? 1930 में होती है। कहां से होती है? हेमिल्टन के कनाडा के हेमिल्टन से होती है। वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल कराया गया था। कोई पूछेगा आपसे कि अब तक ओलंपिक हुआ है क्या भारत में? तो नहीं हुआ है, एक बार भी ओलंपिक भारत में नहीं हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और थोड़ा नेक्स्ट वीडियो जो है लेट भी हो सकती है आज, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।